ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये कमाल के जीवन से भरी पड़ी है। इतनी ज्यादा विविधता है कि ये एक बहुत बड़ी एक कॉस्मिक पहेली की तरह लगती है। तो सवाल ये है कि हम इसे समझना शुरू कहां से करें। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। और सच पूछें तो हमारी ये पूरी बातचीत इसी हैरानी से शुरू होती है। प्रकृति में चारों तरफ चमत्कार बिखरे पड़े हैं, चाहे वो सर पर दौड़ते घोड़े की शान हो या गहरे समंदर में शार्क की ताकत। और यही जो अविश्वसनीय विविधता है, वो एक सवाल खड़ा करती है, हम इन सबको व्यवस्थित कैसे करें। तो हमारे सामने जो चुनौती है, उसका साइज क्या है? ये नंबर देखिए, 18 लाख। जी हां, पृथ्वी पर इतनी ही ज्ञात प्रजातियां हैं। 18 लाख। ये इतना बड़ा नंबर है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम बन जाता है। इतने सारे अलग अलग तरह के जीवन को हम कहां से और कैसे क्लासिफाई करना शुरू करें? इस विशाल विविधता से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम को सुलझाना था। और वो प्रॉब्लम थी कि जो कुछ भी वो खोज रहे हैं, उसके बारे में एक दूसरे से बात कैसे करें। देखिए, सारी दिक्कत शुरू होती है नामों से। जरा सोचिए, एक ही देश में एक साइंटिस्ट किसी पक्षी को एक नाम से बुला रहा है और कहीं और कोई दूसरा साइंटिस्ट उसी पक्षी के लिए बिल्कुल अलग नाम इस्तेमाल कर रहा है। इससे तो पूरा कंफ्यूजन ही फैलेगा और दुनिया भर में साइंटिफिक कम्युनिकेशन लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है प्यूमा। आप दुनिया के किस हिस्से में हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप इसे माउंटेन लायन, पैंथर या कूगर कह सकते हैं। जानवर एक ही है, लेकिन इतने सारे भ्रामक लोकल नाम। वहीं दूसरी तरफ किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए दुनिया में कहीं भी पुमा कॉनकोला नाम बिल्कुल साफ है। इसी स्पष्टता की जरूरत थी। तो यही थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसका सामना शुरुआती बायोलॉजिस्ट को करना पड़ा। बिना किसी स्टैंडर्ड के, बिना किसी कॉमन भाषा के, सारी तरक्की जैसे कंफ्यूजन में ही फंसी हुई थी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो सबसे पहला और जरूरी कदम था, वो था नामकरण। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे हर कोई एक ही भाषा बोल सके, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और फिर एक ऐसा शानदार सॉल्यूशन सामने आया जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम। इसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और ये आज पूरी दुनिया में माना जाने वाला स्टैंडर्ड है। इसका पूरा क्रेडिट इसके फाउंडर कैरोलस लिनियस को जाता है, जिन्होंने ये सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली आइडिया दुनिया के सामने रखा। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए आम का साइंटिफिक नाम मैंगेफेरा इंडिका का उदाहरण लेते हैं। इसका पहला शब्द मैंगेफेरा इसके जीनस यानी वंश को बताता है, और दूसरा शब्द इंडिका इसकी प्रजाति को। ये दोनों मिलकर एक यूनिक पहचान बनाते हैं। अब ये सिस्टम ठीक से काम करे, इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन सभी बायोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे नामों को लैटिन में लिखना और इटैलिक्स में प्रिंट करना। इन नियमों की वजह से एक साइंटिफिक नाम किसी भी देश, किसी भी भाषा में एक जैसा ही दिखता है, और इसी एक रूपता ने सारे कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर दिया। ठीक है, तो नाम तो सेट हो गए, पर अब अगला चैलेंज क्या था? उन्हें एक लॉजिकल तरीके से ग्रुप करना। सिर्फ नाम रख देना काफी नहीं है, उनके बीच के रिश्तों को समझना भी तो जरूरी है। और इसी साइंस को कहते हैं टेक्सोनॉमी। इसे ऐसे समझिए जैसे हम सभी जीवित चीजों के लिए एक बहुत बड़ी फाइलिंग सिस्टम बना रहे हैं, जो इस बात पर आधारित है कि उनमें क्या क्या बातें एक जैसी हैं। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को जमीन से बनाना शुरू करते हैं, और शुरुआत करेंगे एक जाने पहचाने जानवर से, शेर। यह है हमारा सबसे बुनियादी लेवल, प्रजाति। अब इसमें बाघ को जोड़ते हैं। अब देखिए, शेर और बाघ में कितनी सारी बातें एक जैसी हैं, है ना? इसीलिए उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिसे कहते हैं जीनस। इनका जीनस है पैंथेरा। अच्छा, आप जरा घरेलू बिल्ली के बारे में सोचिए। वो भी शेर से जुड़ी है, पर उतनी करीबी से नहीं जितनी की बाघ। तो हमें एक और बड़े ग्रुप की जरूरत पड़ती है, कुल या फैमिली। शेर और घरेलू बिल्लियां दोनों ही फेलिडे फैमिली का हिस्सा हैं। तो यहां एक सवाल उठता है, जैसे जैसे हम इस सिस्टम में ऊपर की ओर जाते हैं, प्रजाति से फैमिली और उससे भी आगे, तो जीवों के बीच एक जैसी विशेषताओं की संख्या का क्या होता है? और इसका जवाब ही इस पूरे सिस्टम का राज है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ग्रुप्स बड़े होते जाते हैं और कॉमन फीचर्स कम होते जाते हैं। मतलब हम बिल्कुल एक जैसे से थोड़े बहुत मिलते जुलते की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा पदानुक्रम, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक।
सबसे नीचे प्रजाति, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और सबसे ऊपर जगत। हर एक कदम एक बड़ा और ज्यादा जनरल ग्रुप है। पर इस पूरे सिस्टम का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ चीजों को तरतीब से रखने का एक तरीका है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। आइए इस टेबल को देखते हैं। इसमें इंसान से लेकर गेहूं तक अलग अलग जीवों का क्लासिफिकेशन है। इससे साफ पता चलता है कि कौन किससे किस लेवल पर जुड़ा है। ये एक तरह का नक्शा है जो बताता है कि सब कुछ एक साथ कैसे फिट होता है। और यही है सबसे बड़ी बात, टैक्सोनॉमी सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है, ये असल में विकास यानी एवोल्यूशन की कहानी का नक्शा बनाने जैसा है। किसी जीव को जिस तरह से क्लासिफाई किया जाता है वो उसके विकास के इतिहास की कहानी बताता है। और यहीं पर हमें एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है। ये जानना कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हमें विनम्र बनाता है। और यही समझ हमें अपने चारों ओर की इस अद्भुत जैव विविधता को बचाने के लिए प्रेरित करती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर ये सिस्टम जीवन के अब तक के इतिहास का नक्शा है, तो हमारे आज के फैसले, चाहे वो विकास से जुड़े हों या संरक्षण से, वो इसके आने वाले अध्यायों को कैसे आकार देंगे?